Hello and good evening. Welcome to the lecture number 19 of the Science and Tech series, and we are doing the foundation course of the Science and Tech. And today we shall be studying darknet, crypto, big data and robotics. 4 topics will cover. क्या क्या होते हैं ये, कैसे कैसे इनका फ़ायदा है, कैसे कैसे नुकसान है और क्या एक वे फॉरवर्ड बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डार्कनेट की। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख पाएँ तो 3 पार्ट्स होते हैं वेब के। एक आपका सरफेस वेब होता है जो हम लोग सब एक्सेस कर पाते हैं, एक आपका डीप वेब होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, और डीप वेब का ही एक पार्ट होता है डार्क वेब। डार्क वेब वो होता है जिसको आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते, जो आपके नॉर्मल सर्च इंजन्स होते हैं जैसे आपके गूगल क्रोम, ये सब से जो है आप, या फायरफॉक्स, इनको जो है इन सब से आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन जैसे टॉर हो गया, द अनियन रिंग, इस टाइप के जो होते हैं ब्राउजर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, डार्क वेब जो होता है कि नॉर्मल नहीं होता, ये हाईली इंक्रिप्टेड होता है। ठीक है, ये एक हाईली इंक्रिप्टेड नेटवर्क होता है और ये दिखता नहीं है। जो आप सर्च मारते हैं ना, जैसे आपने कोई कीवर्ड सर्च मारा, जब कीवर्ड सर्च मारा तो जो आपको दिखता है वो सरफेस वेब पे दिखता है। डार्क वेब अलग है। डार्क वेब में उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। अब उसके आगे देख लेते हैं कि यूजेस क्या है भैया डार्कनेट के। देखो डार्कनेट के यूजेस क्या हैं। मान लिया कहीं बहुत ज़्यादा बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कि नेट वगैरह बैंड है, या कुछ साइट्स जो है हाईली ऑपरेसिव रिजीम्स हैं उन देशों में, तो उनके जर्नलिस्ट हो गया, वो बाहर के देशों में को कम्युनिकेट करने के लिए डार्कनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसका इनका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, किसके लिए? फॉरेस्टिंग ऑपरेशन। लॉ एनफोर्समेंट कहीं के लिए करती हैं? आपका स्टिक ऑपरेशंस के लिए। आप जो है ना, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल देंगे। प्लेलिस्ट का नाम है साइंस एंड टेक फाउंडेशन, आप जाके देख सकते हैं। एथिक्स फाउंडेशन हम कर चुके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर चुके हैं, इन्वायरमेंट का पूरा कर लिया है हमने, तो आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। प्राइवेसी आपकी मेंटेन रखता है, हाईली प्राइवेट नेटवर्क होता है, क्योंकि इंक्रिप्टेड फॉर्म में ले जाते हैं आप। आगे हम वीपीएन देखेंगे। ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी बची रहती है। एनोनिमिटी, क्योंकि एनोनिमिटी है, प्राइवेसी किसकी वजह से बची रहती है? आपकी एनोनिमिटी की वजह से। कि ठीक है, और लेकिन इसके नुकसान भी है ना भाई। हर चीज़ का अपना फ़ायदा तो नुकसान भी है, यही इसका नुकसान भी है भाई। कंसर्न ओवर यूज क्या? एक तो एनोनिमिटी है। ठीक है, पता नहीं लगता कौन है कौन नहीं है। ठीक है, इलिसिट एक्टिविटीज़ होती हैं भैया, यहाँ पे ड्रग्स वगैरह बहुत बेचे जाते हैं। ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अड्डा है ये। ठीक है, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अड्डा है ये। ठीक है, और आपका टेक्निकल वो है, एथिकल इश्यूज है इसके साथ, तो इसके अपने आप में इश्यूज हैं। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या लिया है, स्टेप लिए हैं। देखो, एक तो क्या है कि उन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया है टू डील विद द चैलेंजेस पोस्ड बाय द डार्कनेट। तो हमने क्या बना दिया? साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, बहुत कुछ हुआ नहीं है इस फ्रंट पे सरकार द्वारा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, R&D इंप्रूव किया जा रहा है आपका। ठीक है, IT एक्ट में जो हमारे, अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो IT एक्ट में अमेंडमेंट्स लाए गए। ठीक है, CRPC में जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें इसको साइबर क्राइम को जगह दी गई। ठीक है, देखो आप किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो पहले कोई चीज़ क्राइम है उसको आप मानो तो हाँ, तो उन्होंने माना कि ठीक है साइबर क्राइम एक टाइप का क्राइम है। अब बात करते हैं VPN की। भाई VPN क्या होता है? VPN कुछ नहीं होता। VPN आपकी 2 डिवाइस से कनेक्ट करता है और उनमें कम्युनिकेशन जो होता है आपस में, वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, बड़ा ही सेफ होता है। ठीक है, तो अगर हम VPN को मैं डिफाइन करूँ, इट इज़ एन इंक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम डिवाइस टू अ नेटवर्क। एक नेटवर्क से जाके हम कनेक्ट हो गए, ये मेरा PC है, ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे मैं क्या हूँ? इसका VPN क्लाइंट हूँ, यहाँ VPN सर्वर है, ये आपस में इंक्रिप्टेड फॉर्म में इनका कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो पता नहीं चलता। VPN क्या होता है? जब हम VPN ऑन कर देते हैं ना, मान लिया मैं कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा हूँ या कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो अगर मेरा किसी ने IP एड्रेस ट्रैक करना है, ठीक है, अब मैं बैठ के तो इंडिया में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं VPN ऑन कर देता हूँ अपना, तो मेरा पता लग रहा है कभी इराक में दिखा रहा है, कभी ईरान में दिखा रहा है, कभी अफगानिस्तान में दिखा रहा है। ये VPN काम करता है, तो उसकी प्रिसाइज लोकेशन को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है जिस कंप्यूटर में VPN ऑन होता है। ठीक है, तो बहुत लोग VPN का इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसके भी अपने फायदे हैं, इसके अपने नुकसान हैं। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ हाईली इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ सर्वर। ठीक है,
ये हो गया वीपीएन। भाई बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स क्या होंगे भैया? एक तो आपको सिक्योर कनेक्शन मिलता है, सिक्योर कनेक्शन के साथ साथ आपको एक सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र मिलेगा। भाई आपका डाटा कोई वो नहीं होता, अगर हल्का सा भी कहीं छेड़छाड़ होती है तो एकदम जो है बंद हो जाता है कनेक्शन, ठीक है। आईपी एड्रेस आपका इनक्रिप्टेड रहता है कि कोई ट्रैक नहीं कर सकता आपको, ठीक है। अब ये इसका नेगेटिव भी है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, आईपी प्रोटोकॉल जो आपके इनक्रिप्टेड रहते हैं, डाटा ट्रांसफ़र सिक्योर्ड रहते हैं। आप किल स्विच है, किल स्विच मतलब अगर कोई इंटरफेरेंस दिखती है जैसी नेटवर्क में, जैसी कोई इंटरफेरेंस दिखी वैसे ही कनेक्शन आपस में ब्रेक हो जाता है। कनेक्शन गॉट्स ब्रेक, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में ब्रेक हो जाता है। नाउ इश्यूज़ क्या है? इश्यूज़ ये हैं कि बहुत सारा डाटा लीक होता है यहाँ से, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन का इशू है, पता ही नहीं चलता। अब मान लिया किसी कंप्यूटर से इंडिया से क्राइम हुआ, उसका वीपीएन एड्रेस दिखा रहा है ईरान में या इराक में, तो कैसे आप पकड़ोगे, ठीक है। आपकी जो साइबर सिक्योरिटी वॉल्स होती हैं, फायर वॉल्स होती हैं, उसको ये बाईपास कर देता है, ठीक है। फिर इसके आपने आप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, वो जोग्राफिकल देख के तो प्लान देते हैं अपना, तो अगर आपने वीपीएन ऑन कर रखा तो नेटफ्लिक्स को पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहाँ से हैं। आप मान लिया किसी ए कंट्री में है, वहाँ नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पर ईयरली 2000 का है। एक कंट्री बी है, उन्होंने देखा कि ठीक है नेटफ्लिक्स को लगा कि यार ये इतनी हाई पेइंग नहीं है, यहाँ पे जो है 200 रुपये का है। आपने वीपीएन ऑन किया तो जो आईपी एड्रेस ट्रैक कर रहा है वो बी का आ गया, आपको 200 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिल गया। तो क्या है इसका कमर्शियल रेमिफिकेशंस हैं, ठीक है। नाउ वीपीएन का वे फॉरवर्ड क्या है? अब रोक आप कुछ नहीं सकते हैं, तो एक तो आपका जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको आप लागू करिए, ठीक है। जो जस्टिस बी एन कृष्णा की श्री कृष्णा की कमेटी की रिपोर्ट पे पहले वाला बना था, तो वो और चेंज हो गया। आपके जो आईटी रूल्स हैं उसमें चेंज करिए, ठीक है। और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो कंपनीज़ हैं उन्हें इसका जो वीपीएन बनाती हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में यूज़ ना किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, देखो क्रिप्टो करेंसी बहुत टाइप की आ चुकी हैं आज के टाइम पे, तो बट देन इट इज़ अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, इट इज़ अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, ठीक है। और ये कौन सी इसमें टेक्निक इस्तेमाल होती है? इसमें क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल होती है, हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है इसमें? ब्लॉकचेन, ओके। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी इसमें? ब्लॉकचेन। और टेक्निक क्या, जो प्रिंसिपल है इसका क्रिप्टोग्राफी है, कि लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होती है, चेन फॉर्मेशन होती है, और इसमें कहीं भी लीक नहीं है। तो अगर मैं बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो बहुत सारे हैं। एक तो आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है भाई, क्योंकि ये एक टाइप की इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इंक्रिप्शन, हाई लेवल ऑफ इंक्रिप्शन होता है, ठीक है। और भाई सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी आपकी? बिटकॉइन। एक वो सतोशी नाकामोटो, कौन है ये आदमी आज तक नहीं पता है, ठीक है जी। ये आदमी कौन है आज तक नहीं पता है। सतोशी नाकामोटो एक सिडोनिम नेम था, ग्रुप था, कुछ नहीं पता, बट लेकिन ये सबसे पहले थी। अब तो भैया 1000 टाइप के, लाइट कॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन, डोजे कॉइन, पता नहीं कौन कौन सी कॉइन की अब डिजिटल करेंसी आ गई है। हाईली वॉलेटाइल होती हैं, ये इसके नेगेटिव हैं, याद रखने का, ठीक है। सस्ती हैं, छापने वापने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। मिंट करो, लेकिन एनर्जी इसमें बहुत लगती है, क्योंकि बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगते हैं इसको माइन करने में, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम का ये ऑल्टरनेटिव एक टाइप का, जो फिएट करेंसीज हैं, जो नोट होते हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव है। तो क्या है? ऑल्टरनेटिव टू फिएट करेंसीज। फिएट करेंसी मतलब जो हमारी नोट हम लोग हाथ में लेते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। कैसे वर्क करती है ये मैंने आपको बता ही दिया था क्रिप्टो करेंसी से पहले, पिछले लेक्चर में देखना आप, वहाँ पे हमने आपको समझाया है, ठीक है। आप माइन करते हैं, माइन करके आप किसी और को भेजते हैं। मान लिया, जैसे मैं आपको समझा ही देता हूँ, मान लिया ए से मैंने बी को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो एक ये सर्वर है, बी यहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा, ऐसे मुझे भेजेगा, भैया आपने ये इतनी की पेमेंट देने के लिए इसे कहा है, मैं इसको येस करूँगा और ये इसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। इस टाइप से ये क्रिप्टो करेंसी का फॉर्मूला जो है ईजी फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है।
चैलेंजेस क्या है भाई? चैलेंजेस ये हैं कि एक तो वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं चलता। अभी आजकल आप अभी देखना, आप 6 महीने पहले देखते तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट एकदम ऊपर चढ़ा हुआ था, आजकल देखो एकदम डाउन हो गया है ना, 80% 70% नीचे आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड नेचर है इसका, कोई रेगुलेशन नहीं है इस पर, इट हैज़ अनरेगुलेटेड नेचर। ठीक है, अब एक कुछ प्रॉब्लम्स है, मान लिया किसी ने क्रिप्टो करेंसी में टैक्स पे कर दिया, ठीक है, और कल को अब सरकार को तो पैसा चाहिए ना दूसरी कंट्री को देने के लिए, मान लिया ए से बी में ट्रेड करना है, अब ए कंट्री तो क्रिप्टो करेंसी को मानती है बट बी नहीं मानती, सारा टैक्स क्रिप्टो करेंसी में आ गया, तो ए कंट्री कैसे देगी बी को पेमेंट, कैसे करेगी? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी में कभी ये मत लिखना कि भैया हम इसे हटा दो या बंद कर दो, ये कभी भी वे फॉरवर्ड नहीं हो सकता। उसको रेगुलेट करना, उसको और रिफाइन करना, रेगुलेट करना, उसे और रिफाइन करना, उसे और बेटर करना, ठीक है, उसे और यूज़फुल बनाना। यूज़फुल बनाने का मतलब है उसको मिसयूज से भी दूर रखना है, यही इसका वे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अब बिग डेटा, भाई बिग डेटा तो आजकल डाटा डाटा की बात चल रही है। अब बिग डेटा ये नहीं कि 10 लोगों को 20 लोगों का हमने डाटा लिया है, 100 लोगों का डाटा लिया, उससे हमने कुछ निकाल दिया, नहीं। बिग डेटा का मतलब है मिलियंस ऑफ पीपल का डाटा आपके पास है, आप उसको तब प्रोसेस कर रहे हैं, इसीलिए उसके लिए एक नई फील्ड आ गई, डेटा एनालिटिक्स। और ये वाले इंजीनियर्स बहुत पैसा छाप रहे हैं आजकल, डेटा एनालिटिक्स वाले। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डेटा एनालिटिक्स कर लें, अच्छा लगेगा तो जरूर करें। एग्जाम्पल देता हूँ बिग डेटा का क्या फ़ायदा है। मेरा एक फ्रेंड है, तो वो मेरे को बता रहा था, परसों ही मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार देखो बिग डेटा कैसे वर्क करता है। बोला वो एक एयरलाइन कंपनी के लिए वर्क कर रहा था, तो अब एयरलाइंस का क्या कि जितनी देर उनका जहाज़ खड़ा रहेगा उतना उनको नुकसान है, उतना उनको एयरपोर्ट को ज़्यादा पैसा देना है। तो उसने देखा कि अगर हम कुछ नंबर ऑफ पीपल, जैसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उनको पहले भेज दें और नॉर्मल पीपल को बाद में भेजें, और सीट्स को एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में अगर हम फिलअप करें, तो उसने कुछ 6 मिनट एक फ्लाइट में कम कर दिया। अब 6 मिनट अगर वो एक फ्लाइट में कम कर पाया, तो मान लिया उस 1000 फ्लाइट्स चल रही हैं एक दिन में, 6000 मिनट्स उसने सेव कर लिए। तो बिग डेटा से इतना फ़ायदा है, 6000 मिनट्स का उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसने उसको कंपनी को फ़ायदा कराया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, क्योंकि उतना टाइम सेव हुआ ना। ठीक है, तो बिग डेटा का ये फ़ायदा है। और बिग डेटा का मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा डाटा, तो बिग डेटा किस पे वर्क करता है, इसके 6 वी होते हैं, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू एंड वेरिएबिलिटी। वॉल्यूम मतलब कि बहुत बड़ा होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में डाटा होना चाहिए। वैरायटी मतलब डिफरेंट तरीके का होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। वेलोसिटी मतलब कि किस जल्दी से डाटा जो है जनरेट हो रहा है। वेरासिटी मतलब कितना ट्रस्टफुल है तो नहीं फर्जी 4 लोगों ने भर रखे हैं, ठीक है, खुद ही साइन मार दिए किसी ने, वैसे नहीं चलेगा। वैल्यू क्या है उसकी, डाटा कलेक्टेड की, और वेरिएबिलिटी की, कितनी तरीके से उसको यूज़ और सेटल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी बात बिग डेटा होता क्या है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग को आपकी डिसीजन मेकिंग को वो एफिशिएंट बनाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को वो इम्प्रूव करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को वो फास्ट बनाएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट्स कंपनी एंड क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकती है, भाई मार्केटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता लग जाएगा। भाई आपने रील्स चला तो देखा आपने कि पर्टिकुलर टाइप की रील्स क्यों आती है आपको, वो आपका बिग डाटा से एमएल जो मशीन लर्निंग है, आपको पता लग जाता है कि भैया इस आदमी को मोटिवेशनल रील्स बहुत पसंद है, वो आपको मोटिवेशनल रील्स ही पिचअप करेगा। मान लिया आपने डॉक्टर एस जयशंकर या पीएम मोदी की रील्स देखनी शुरू करी, तो वो आपको वही देता जाएगा। तो ये क्या है, बेटर मार्केटिंग हो रही है, बेटर प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है ना। बेटर मार्केटिंग के लिए क्या है, बेटर प्रोडक्ट टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है, तो बेटर प्रोडक्ट टारगेटिंग हो जाती है। ठीक है, और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए आपके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप बेटर प्रोडक्ट बना सकते हो, कंज्यूमर बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को बेटर प्रिडिक्ट कर पाओगे, तो आप बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसकी फायदे हो गए। बिग डेटा कौन कौन सेक्टर में? भाई हर सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है, बैंकिंग, एजुकेशन, गवर्नमेंट, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एनी सेक्टर यू नेम इट एंड यू कैन यूज़ इट। ठीक है, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं?
भाई चैलेंजेस की यही है जो मैंने आपको बताया। एक तो हमारे पास डेटा साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, लोग अभी भी इसको अपनाने में डरते हैं, ठीक है, इसके साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इसके साथ प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। भाई इतने लोगों का डाटा आ रहा है लेकिन उनकी प्राइवेसी भी तो ब्रीच हो रही है, ठीक है। इसका एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ऐसा डाटा कलेक्ट करना या उसको एनालाइज करना सही भी है या नहीं है, ठीक है। और इन जो वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है क्योंकि वो बहुत बिग होता है, तो उसको जो है एल्गोरिदम्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। और एल्गोरिदम्स के साथ आपकी क्या दिक्कत है कि एल्गोरिदम्स में आपको हमेशा 100% वेरिफिकेशन, 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते आप उसको, ठीक है। तो ये उसके चैलेंज हो गया। भाई वे फॉरवर्ड क्या है, बता दिया आपको कि मना नहीं कर सकते, तो आपको क्या क्या करना है कि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ानी है, लोगों को उससे और करना है, लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, उनकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और R&D को बढ़ाना है, डेटा साइंटिस्ट चाहिए हमें, उन्हें बढ़ाना है, पढ़ाई करवाओ बच्चों को। आप लोग पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। और ट्रेनिंग दीजिए लोगों को, ठीक है, और इसको पॉजिटिवली यूज़ करिए। अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करेंगे तो बिग डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज़ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होता है? आजकल आप अगल बगल देख रहे हैं, सब आपके रोबोट चल रहे हैं। तो क्या है? रोबोट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स कंसेप्शन, डिज़ाइन। पहले आप सोचोगे कि मुझे एक रोबोट बनाना है, फिर आप उसे डिज़ाइन करोगे, डिज़ाइन के बाद उसे आप मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर के बाद आप उसे ऑपरेट करोगे, ऑपरेट के बाद उसे आप ऑपरेशन के क्या जाता है? टेस्टिंग, टेस्ट करोगे और फिर फाइनल को भेज दोगे कि हाँ ये ठीक है। 3 लॉज होते हैं भैया रोबोटिक्स के। पहला लॉ क्या बोलता है कि कोई भी रोबोट ह्यूमंस को इंजर नहीं करेगा, इंजर नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी रोबोट जो है ह्यूमन को इंजर नहीं करेगा, और अगर उसको लगता है कि किसी भी ह्यूमन की जान खतरे में है तो उसे बचाएगा, सेव ह्यूमंस। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रोबोट जो है वो ह्यूमन की बात मानेगा, वो ह्यूमन की बात मानेगा until and unless उसे ये लग रहा हो कि मैं इस ह्यूमन की जान बचा सकता हूँ, ठीक है। अब भाई मतलब कोई रोबोट है, अब कोई आप आदमी आत्महत्या करने जा रहा है, रोबोट को लगता है कि ये तो अपनी जान ले लेगा, और कहेगा नहीं तुम बीच में मत आना, मैं इस ट्रेन के आगे कूद रहा हूँ, तो तब रोबोट ओवरराइड कर सकता है। और थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि रोबोट को जो है अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है, पर पहले वो फर्स्ट और सेकंड लॉ फॉलो करेगा, तब वो अपनी एग्जिस्टेंस बचाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोबोट्स बहुत सारे होते हैं। एंड्रॉइड्स, टेक्लियर, टेलीप्रेजन, इंडस्ट्रियल, स्वाम्स, स्मार्ट, एक से एक रोबोट होते हैं, ठीक है। उनके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? हर इंडस्ट्री में उसकी एप्लीकेशन है। ऑटोमेशन में, होम इलेक्ट्रॉनिक्स में एलेक्सा है आपकी, ये क्या है? एक टाइप का रोबोट है। आपके घर में फूड डिलीवरी सिस्टम्स, ऑटोमेटिक फूड डिलीवरी सिस्टम्स एंड ड्रोन्स हैं, सब AI पे वर्क कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, इन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बने रहे आप हमारे साथ। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे नंबर 8630711706 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक का पूरा कोर्स हम पढ़ाएंगे, लगभग 4-5 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे, फिर नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, take good care of yourself, emotional and physical, and keep smiling, and we shall see you soon. Bye bye.